अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात ये करते हैं कि दिल की बीमारियों को समझने का आसान फार्मूला क्या है? देखें जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें सबसे पहले कि हमें दिल की बीमारियां क्यों होती हैं। हम अक्सर बात इलाज के ऊपर करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। देखिए ना, हम इलाज में मेडिसिन भी देते हैं, एंजियोप्लास्टी स्टेंट भी करते हैं, बाईपास सर्जरियां भी करते हैं, वैल्व भी रिप्लेस करते हैं, और वो एक लंबी लिस्ट है जो चलती जा रही है। इट इज़ ए नेवर एंडिंग लिस्ट। ठीक है। उसमें अगर आप उसको ऑडिट करें और देखें तो इट इज़ सो एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ऐसे ही, क्योंकि बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है। दिल की तकालीफ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ठीक है। इसके बजाय कि कम होती। ठीक है। इतनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, यानी कि नॉट ओनली ऑफ योर मनी बट ऑफ द टाइम एज वेल। वक्त भी इतना दे दिया है और मरीज फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, स्पेशलिटी भी बढ़ती जा रही है और मर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले अगर सेंटर भी बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर भी बढ़ते, अगर पहले 2 सेंटर होते थे तो अब 10 सेंटर हैं। ऐसे ही है। अगर पंजाब की आप बात कर लें तो उसके बावजूद भी वो नेवर एंडिंग लिस्ट है। ठीक है। और पेशेंट की रेशियो भी बढ़ती जा रही है। 3-3, 4-4 महीने की आपके पास टाइम नहीं है बाईपास ऑपरेशन का। लिस्ट इतनी लंबी लिस्टें हैं। ठीक है। इसी तरह जो प्लास्टिक की भी लंबी लिस्टें हैं। तो मैं जो आपने पहली बात की है उसकी तरफ आऊँगा दोबारा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये दिल की तकालीफ, यानी ख़ास तौर पर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, सर, ये क्यों होती है। ठीक है। तो इसकी बेसिकली 5 मेन वजूहात हैं। ठीक है सर। एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है। अगर आपके माँ बाप में या भाई बहन में अंडर द एज ऑफ 50 किसी को हार्ट की तकलीफ हुई है जी, तो फिर आप भी लाजमी उसको होगी, खतरे में है। ठीक है। लाजमी नहीं लेकिन खतरे में है। ठीक है। घंटी बज चुकी है। ठीक है। तो उसमें फिर आपको यू शुड बी केयरफुल। ठीक है। जिसको कहते हैं ना, आप अब अपना संभल जाएं। ठीक है। तो आप फिर भी अगर नहीं संभलते तो है, फिर तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है सर। तो संभलने से मुराद यही है, उसको मैं अब मज़ीद आगे बताऊंगा। एक तो आपको फैमिली हिस्ट्री बताई, उसका आप अपनी फैमिली को तो नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल, वो जीन्स में आपके आ गई। हाँ, लेकिन खुद को तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर सिगरेट स्मोकर हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे हमने जो स्टडीज़ की हैं, साउथ पंजाब में सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज, सबसे बड़ी कॉज है। और साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ से ऊपर का वो खिता है जी, और आबादी मेजॉरिटी भी उधर है, बहुत सारे ऐसे ही पंजाब की पॉपुलेशन की। अच्छा, फिर अगर हम अपर पंजाब आ जाएं तो आपके जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, खाबे, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे चिकनाई का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो और हर खाने के ऊपर तरी लाजमी डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाजमी करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये आपको कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज करती हैं। ठीक है। जो कि एक कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद एक साइलेंट किलर है। ऐसे ही सर। मुझे बताएं कितने लोग हैं जो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी को लिखो भी तो वो सिर्फ एक सिंपल टेस्ट, वो भी 6 महीने साल के बाद करवाते हैं। कभी करा लेते हैं, वो भी अगर आपने लिखा है। जरूरत के टाइम पे नहीं करवाते। वैसे तो कराते ही नहीं है। वैसे बिल्कुल नहीं करवाते। ठीक है। तो इसी तरह आपके साथ डायबिटीज़ है, किसी को अगर शुगर है तो भाई उसको अल्लाह के बंदे कंट्रोल करो। आप अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, नियरली नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे बिल्कुल, अगर आप शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही सर। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, जो कि शुगर से ज़्यादा खतरनाक मर्ज है। ये सारी मेरे ख्याल सर इंटरलिंक बीमारी है, इंटरलिंक्ड है, इनका आपस में जंक्शन है। इसी तरह हम इसको कहते हैं सिंड्रोम्स हैं। ठीक है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप कहते हैं ना। जी बिल्कुल। ओबेसिटी है, वजन ज़्यादा होना, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, उसके साथ ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है। जो आप खुद देखेंगे आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नौजवानों में। जंक फूड खा रहे हैं, ऐसे ही। किसी को अपने वेट कंट्रोल की परवाह नहीं है। ठीक है। और एक्सरसाइज लेवल इनका देखें तो सबसे कम है। वो 15 मिनट चल के वो घर में साइकिलिंग रखी होती, कहते मैंने 15 मिनट उसमें चल लिया। अब ये जो 4-5 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनसे बचें। जी सर। अगर इनसे आप नहीं बचेंगे तो ये आपको दिल की तकलीफ की तरफ ले जाएंगे। ठीक है।
अच्छा सर, जैसे आपने बात की स्मोकिंग की, और यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका बीपी जो है वो 90 60 यानी 90 ऊपर वाला है, जी जी 60 नीचे वाला है, ज़्यादा भी वो कोशिश कर लें तो 100 ऊपर वाला रहता है, 70 नहीं, तो कम रहने की वजूहत क्या होती है? देखें जी, ब्लड प्रेशर नॉर्मली ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो हमने देखा है पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में, वो लोअर साइड पे ही होता है, ठीक है, 90/60 या 100/60, इतना रहता है नॉर्मल, तो उनको सिम्टम नहीं होते। ठीक है, मेन चीज़ है सिम्टम्स। ठीक है, अगर आपको सिम्टम नहीं है तो वो उस पेशेंट के लिए या उस इंसान के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल सही। अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं यानी कमज़ोरी फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर वो ब्लड प्रेशर आपके लिए लो है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लोगों उसके को साथ बताना। आपकी कंप्लेन क्या है, कंप्लेंट क्या है, पेशेंट फीलिंग क्या कर रही है? क्या फीलिंग है। अगर आपने किसी का वैसे कोइंसिडेंटली चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर उसका 90/60 निकला, तो आपने शोर डाल दिया, ओहो मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। भाई आपको कुछ वैसे तकलीफ उसको है, कुछ होना हो, पता हाँ, लगने के बाद होना वो चाहिए। कहेगा जो मुझे तो ये हो गया, ठीक है, हो सकता है साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट। आपके लिए नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो है और साथ आपको सिम्टम्स भी है, ठीक है, यानी कि आपको चक्कर आते हैं, आपको घबराहट dizziness रहती है, घबराहट रहती है, आप ठंडे पसीने वीकनेस आते- होती है, पसीने आते हैं, तो फिर हमारे पर लाजिम है कि हम उसकी वजह ढूंढें ठीक है, कि क्यों लो है। ठीक है, तो उसकी वजूहात में एक लंबी उसके टेस्ट हैं। ठीक है, वो हमें सारे कई कर। दफ़ा हम हार्मोन्स भी देखने के लिए चेक करते अच्छा, हैं। इसमें थायराइड का फंक्शन, थायराइड एक चीज़ है, बाकी एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। अच्छा सर, यहीं से एक या relevant- फिर वो लोग जिनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या पानी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। हार्मोन तो बात की बात है ना, जो कॉमन चीज़ें हैं। उसमें एक अगर हम आदमी है करवाएंगे तो जो कार्डियक- पानी नहीं पीता, और डिहाइड्रेशन भी तो हो वो डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज द मेन फैक्टर। सकता। ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीशन होगी ना, बिल्कुल ऐसे तो ही, अगर बॉडी में वॉल्यूम डिप्लीशन है स्पेशली गर्मी में, तो उसका भी तो ब्लड प्रेशर लो होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और अगर कोई दवाई पे है, फॉर एग्जांपल वो कोई दवाई ले रहा है, एक आदमी है, एक तो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है ना, तो उससे तो पता चल जाता है कि भाई लो हो गया, वो कम कर देगा। लेकिन एक आदमी है प्रोस्टेट की दवाई ले रहा है, ठीक है, एल्डरली है, ठीक है, उनका अक्सर ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, डाययूरेटिक वगैरह का यूज भी या कर रहे हैं। डायूरेटिक कर रहा है, या अल्फा ब्लॉकर जो कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में करते हैं, बिना सर। प्रोस्टेट में, तो वो भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। ठीक तो हो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि यार कोई डायूरेटिक तो नहीं ले रहा, कोई प्रोस्टेट की दवाई तो नहीं ले या रहा, खाना ऑन द टाइम नहीं खा रहा, नाश्ता प्रॉपर नहीं या कर रहा। पानी पूरा नहीं पी रहा, या ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जिसको उसका पानी ज़्यादा निकल रहा है, और इनटेक जो है ना कम है, हाँ आउटपुट ज्यादा है, ज़्यादा, या गर्मी बहुत है उसमें काम कर रहा है जिससे उसकी डिहाइड्रेशन हो गई है। हो गई है। ठीक है। तो ये सारी- अच्छा सर, इससे रेलिवेंट एक सवाल होता है कि कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जी जी हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि मैं दौड़ रहा था या दौड़ रही थी, पहले मैं वॉक कर रहा था, फिर जब मैंने थोड़ा सी स्पीड अप पकड़ी तो मेरे सीने में दर्द और मेरा सांस रुकना, मैं बैठ गया। तो इसकी सर क्या वजूहत होती है? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कहते है। हैं, मेरा ये- दिल बैठ रहा है हाँ, अंदर। ये तो अब मेन एक उसका इशारा है ना कि ठीक है। आपके दिल की तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं ना एंजाइना, ठीक है, यानी कि दिल का दर्द होना। ठीक है, एग्जर्शन पे ख़ास तौर पे जब आपने कोई काम किया है या दौड़ लगाई है या अपने पर जोर डाला है, अगर चेस्ट पेन होता है तो इट इज़ एंजाइना अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, यानी कि जब तक आप ये प्रूव नहीं कर देते कि दिल की नालियाँ साफ हैं, तो उसको हम एंजाइना कहेंगे, ठीक है। यानी और कि उसके दिल का लिए- दर्द है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दिल के दर्द की कुछ स्पेसिफिक स्पेस होती है कि राइट लेफ्ट या दरमियान में या यहाँ पे? कुछ लोग कहते हैं कि मैदे के ऊपर जाकर उनको ऐसे लगता है। अब मोस्ट कॉमनली ये होता है कि छाती के ऊपर सेंटर ऑफ द चेस्ट में यूँ लगता है जिस तरह किसी ने हाथी ने पाँव रखते हो, दबा दिया और सांस रुकना बंद। बिल्कुल दब गया हो, बोझ पड़ गया हो। ठीक है, तो सबसे कॉमन तो ये है। ठीक है, इसकी और भी हैं प्रेजेंटेशंस ठीक कि है, यहाँ दर्द हुआ है और फिर वो बाजू में रेडिएट कर गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में या इवन राइट साइड में, ठीक है, या यहाँ दर्द हुआ है तो गर्दन में रेडिएट कर गया, ठीक है, या बैक पे चला गया। ठीक है, ये मेन प्रेजेंटेशंस हैं ठीक है। कॉमन। साथ कई दफ़ा पसीने भी आ गए हैं, ऐसे ही। कई दफ़ा मतली भी हो गई है। ठीक है, फिर जो अनकॉमन जरा इससे कम प्रेजेंटेशन है, वो कहते हैं जी मुझे तो मैदे में दर्द होता है। ठीक है, एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल है, वो बार बार कह रहा है यार मुझे मैदे में दर्द होता है। तो वो किसी के पास जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, जीपी के पास, तो वो उसको दवाई दे देता है मैदे की। एंटासिड वगैरह दे देगा, उसको पीपीआई दे देगा। वो अल्लाह ने उसको बचाया हुआ है, वो बचा हुआ है, लेकिन वो ट्रीट कर रहे हैं मैदे को, दर्द उसको दिल का है।
ठीक है, तो मैदे का जो आप समझते हैं दर्द हो रहा है वो दिल का दर्द भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जब हम इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे जी जी। तो उसमें फिर हम इसके लिपिड प्रोफाइल, कार्डियक एंजाइम, आरएफटी या ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे या ईसीजी वगैरह इको पे जाएंगे? हाँ, इस पे देखे ना, हम हर चीज़ एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, मेथोडिकल है। ठीक है, तो एक आदमी जो इस जिन प्रेजेंटेशन आपने बताई है इससे हमारे पास आया है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम उसकी ईसीजी करेंगे। ठीक है, वो तो देखें कि कोई एक्यूट चेंज तो नहीं आ रही अभी। ठीक है, अगर एक्यूट चेंज आ रही है तो फिर तो हम उसको एडमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके इन्वेजिव टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक्यूट चेंज नहीं आ रही और उसका एंजाइना हम समझते हैं स्टेबल है, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं मैं मील चलता हूँ तो मुझे दर्द हो जाता है, ठीक है, हर दफ़ा यही होता है, तो वो एक स्टेबल एंजाइना की निशानी है। ठीक है, यानी है सही, लेकिन स्टेबल है। ठीक है, अब वही आदमी हमें कुछ दिन बाद आके कहता है जी पहले तो मैं मील चलता था, अब तो जनाब मैं 15 कदम चलता हूँ या क्वार्टर ऑफ द माइल चलता हूँ, बेदार। यानी कि अब वो उसकी कंडीशन अनस्टेबल की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब वो खतरा की घंटी बज गई है। ठीक है, यानी कि अब इसको फुली इन्वेस्टिगेट करें और इसका कोई इलाज करें। ठीक है, अब इससे पहले आप देखें तो हमने एक ईसीजी की, ठीक है, और ईसीजी हमें नॉर्मल नज़र आई। ठीक है, हमने इसके ब्लड टेस्ट किए जो कि एक रूटीन ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हो गया, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो गया, किडनी के कुछ टेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा हम लिवर फंक्शन टेस्ट भी साथ कर लेते हैं, यूरिन तो देखना ही होता है साथ ही। फिर अगर हमें ये महसूस हो कि यार ये तो अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ठीक तो है, फिर एक ख़ास टेस्ट होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, वो कई दफ़ा हम ट्रोपोनिन TI कर लेते हैं। वो कहता है जी मैं तो आज सुबह उठा था तो मुझे दर्द था, ठीक है, इसका मतलब वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो फिर ट्रोपोनिन जो है वो ये बताते हैं कि जनाब इसको कोई एक्यूट इंजरी हुई है या नहीं। तो अगर एक्यूट इंजरी हुई है तो फिर तो जनाब इसका आप इंटरवेंशन करें, ठीक है। कोई यानी कि कोई एंजियोग्राफी या इस किस्म की चीज़ करें। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये मेरे जहन में अभी आया कि हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं उनका बीपी नॉर्मल है और वो कहते हैं कि लेकिन मेरी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत फास्ट रहती है, तो इसकी सर रीज़न क्या होती है? ये बड़ा एक कॉमन सीनियरो है। ठीक है, हार्ट बीट फास्ट रहने से उसकी क्या मुराद है? एक तो पेशेंट्स ये भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो उनसे ये उनको समझाना है और उनका हार्ट रेट चेक करना है एट रेस्ट, कितना है, क्योंकि 60 से लेके 100 तक ये नॉर्मल हार्ट रेट है। ठीक है, तो कई लोग उसको 90 को भी कहते हैं जी हमारी हार्ट रेट तेज़ है। तेज़ है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त यही होगा, कई दफ़ा उनकी ज़्यादा हो भी हाँ, सकती वो है, ऊपर नीचे हो सकता 100 से ऊपर हो। है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि जनाब ये ECG पे क्या है, ठीक है, क्या ये साइनस रिदम है यानी कि नॉर्मल रिदम है, ठीक है, या क्या कि इसकी रिदम चेंज हो गई है। ठीक है, अगर रेट ज़्यादा है, 150 है या 200 है, तो उसकी रिदम क्या चल रही है। ठीक है, तो वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं ठीक है, जो आम आदमी को समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो हम करके ECG करके भी उसका देखेंगे। ठीक है, और अगर ECG में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत तेज़ रिदम है, कभी कभी तेज़ हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, फिर हम उसका एक 24 आवर होता है होल्टर मॉनिटर, ठीक है, एक गैजेट होती है, वो हम लगा देते हैं उसको कपड़ों के नीचे, तो उसको वो फिर लगी रहती है, वो 24 घंटे का वो रिकॉर्ड करता है कि क्या रिदम चल रही है। ठीक हो तो गया, फिर उसके मुताबिक हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने पूछा कि रिदम रेट क्यों तेज़ हो जाते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। ठीक है, अगर किसी को बुखार है तो हार्ट रेट उसके तेज़ हो भी तेज़ जाएगा। होगा। हाँ, किसी को वॉल्यूम पानी कम हुआ है तो वो भी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सीनियर है। और कोई anemia का रनिंग पेशेंट कर में रहा भी है तो उसका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, ठीक है, या तेज़ से चल रहा है, उसका भी बढ़ जाएगा। इमोशनली अपसेट है तो वो भी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा। ठीक है, या कभी कोई ऐसी दवाई चल रही है जिस तरह अस्थमा की कई दफ़ा दवाइयाँ होती हैं, उसमें भी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा। या कोई स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। यानी खास तौर पे जो अस्थमा की मेडिसिन होती है ना, उससे बढ़ वेंटोलिन जाता टाइप, वो भी हार्ट रेट तेज़ कर देती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इससे रेलिवेंट एक सवाल ये भी होता है कि लोगों की एक मिथ है, ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सरसाइजर हैं, वॉकर हैं, वो ये कहते हैं कि जी जब आपका हार्ट रेट 140 से ऊपर जाए एक्सरसाइज के दौरान तो आपकी फ़ैट रिड्यूस होना शुरू होती है। क्या इसमें कोई रियलिटी है? देखें जी, आपका डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करेंगे, हार्ट रेट 120 से ऊपर ले जाएंगे ठीक तो है, आपका हार्ट भी स्ट्रांग होगा और डेफिनेटली फैट भी रिड्यूस होगी। ठीक है, यानी ये रियलिटी है। बिल्कुल होगी जी। हाँ, ठीक हो गया। जी। अच्छा सर, वॉक की अगर हम बात करें, क्योंकि आप खुद भी आजकल माशाल्लाह एक्टिविटी की तरफ लोगों को माइल भी कर जी, रहे हैं जी। और उनको एक दावत भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं,
तो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं? देखें जी, लोग सुबह को भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि खाली पेट होते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन हम जो लोग एक दफ़ा डायग्नोज हो गए हैं ना कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ ठीक के, है। उनको हम ये इससे रोकते हैं कि वो कि ना सुबह को आप ना करें, ठीक है, या बहुत ठंड में ना करें, ठीक है, या नॉर्मल even टेम्परेचर, बहुत गर्मी में ना करें, ठीक है, और ख़ास तौर पे उस वक्त करें जब आप खाना खा के 2 घंटे बाद आपका खाना हजम हो चुका हो, ठीक है, कि जिनको है तकलीफ। ठीक है, जिनको नहीं है तो वो दे कैन डू, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड उनका पेट भरा हुआ ना हो खाने से। ठीक है। अच्छा सर, आप ये क्या रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए? देखें जी, जिसको हम कहते हैं ना एरोबिक्स, यानी वॉक करना या स्विमिंग करना, ठीक है, तो एटलीस्ट हम कहते हैं हार्ट के लिए, कार्डिक कंडीशनिंग के लिए आपकी 30 मिनट्स डेली वॉक एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, ठीक है, ये होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ब्रिस्क कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ब्रिस्क वॉक नहीं भी कर सकते तो वॉक तो करें, ना होने से बेहतर है। हाँ, 30 से 40 मिनट वॉक तो करें, ठीक है। वो आपके लिए दिस इज़ द मिनिमम। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल, मैं चूँकि वो बातें कर रहा हूँ जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट प्रेजेंट होते हैं रिपोर्ट के साथ। कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी लेफ़्ट साइड का जो पाँव है या ये जो फिंगर हैं 2, ये अक्सर जब मैं एक ही साइड पे बैठती हूँ या बैठता हूँ, ये सुन्न होते हैं, या पाँव की जो 2 उंगलियाँ हैं, ये पाँव का जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, इसमें अक्सर मुझे ऐसे लगता है बेजान हो गया, हिलाना पड़ता है। तो क्या ये भी कोई दिल का सिम्टम्स होता है? ये यूजुअली ही होता है कि एक तरफ आपका प्रेशर पड़ा है तो कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, ठीक है, मोस्टली यही होता है। ठीक है। और पेशेंट कहते हैं कि आम रूटीन में बैठने से ऐसा होता है, चलते फिरते मुझे कभी फील नहीं हाँ, होता तो है। वो उस पोजीशन में बैठे हैं जिसमें उनकी नर्व कंप्रेस हो रही है। यानी वो ये समझते हैं कि अगर, तो आप ये समझते हैं कि अगर आप बैठे हैं, अगर आपका पोर्शन सही नहीं है, कोई टांग ऊपर जी, नीचे जी, है, बिल्कुल, साइड बदली है, बिल्कुल, तो उसका भी बिल्कुल, इफेक्ट होता है। बिल्कुल। यानी इसका दिल के साथ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो हम न्यूरोपैथी के पेशेंट देखते हैं शुगर के अंदर, तो क्या दिल की बीमारियों में भी कोई न्यूरोपैथी के मसाइल हो सकते हैं? देखें जी, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं न्यूरोलॉजिकल जो कई दफ़ा दिल को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस जो हम आज बात कर रहे हैं इसमें स्कोप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आएंगे, ठीक है, उसकी बड़ी स्पेशल तहकीकात हैं। ठीक है, लेकिन हम एक कॉमन डिजीज़ की बात करते हैं, डायबिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है, यानी कि नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट जिनको नर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो ना सिर्फ कॉर्नरी आर्टरीज उसके इन्वॉल्व होंगे डायबिटीज़ की वजह से, यानी कि दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, प्लाक बन जाएगा। उसके अलावा उसके नर्व्स भी दिल के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और हम उसको कहते हैं जिसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो गई है। ठीक है, तो उसमें भी हार्ट रेट वेरिएशन आ जाती है, जो आपने ठीक एक है। दफ़ा पहले बात की थी ना कि जिनकी रफ्तार बढ़ गई है जी बिल्कुल या ऐसे ही। कम हो गई है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ठीक है, तो वो डायबिटीज से भी हो सकता है, ठीक हो गया। और भी बीमारियां हैं जो ये कर सकती हैं, हाँ, ये लेकिन भी डायबिटीज इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये इसका रिलेशनशिप है ठीक हो गया। नर्व्स का। अच्छा सर, सम टाइम हम देखते हैं कि वो मरीज़ जो दिल की दवाइयाँ लिखवा तो लेते हैं, फिर वो 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने खा के खुद ही उसको वाइंड अप कर देते हैं। तो इसके क्या नुकसान है? ये बड़ा एक खतरनाक क्योंकि वो कहते हैं जी मैं तो इतनी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खा, मैं नॉर्मल हूँ, हाँ, तो मैंने छोड़ दी। ये खतरनाक मूव है। ठीक है, तो ये तो चाहिए कि डॉक्टर उसको अच्छी तरह समझाए, ठीक है, उसकी काउंसलिंग करे। इसको हम एक इंग्लिश का लफ्ज़ है काउंसलिंग, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी वार्ड में काम करता हूँ या किया है जिस वार्ड में भी, तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरे साथ डॉक्टर्स होते हैं जूनियर्स, उनको यही समझाता हूँ कि आप जो मरीज़ भी इधर आता है या एडमिट होता है उसकी पहले काउंसलिंग करें, ठीक है, और उसको सिर्फ उसकी ना करें, उनके साथ जो रिलेटिव हैं Attended उनकी भी उनकी भी करें। और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो तो उसको भी 10-15 मिनट काउंसलिंग करें। काउंसलिंग रूम हमने बनाया होता है ठीक है, ताकि उसको सारा कुछ दवाई का भी समझाएं और दवाई के फ़वायद और नुकसानात भी बताएं, ठीक है, और फिर उसको ये बताएं कि आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो काउंसलिंग से ये होता है कि फिर पेशेंट इस तरह नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का, अगर हम आजकल का जो देख रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन की जा रही है पेशेंट के लिए, हार्ट के मरीज़ों के लिए, उनको ये कहा जाता है कि आपको दिल की दवाइयाँ घर पे पहुंच जाएंगी। यहाँ पे मरीज़ों का एक सवाल पैदा होता है, वो कहते हैं दवाई तो मुझे 6 महीने साल से आ रही है घर पे, लेकिन अब मैंने दोबारा चेक ही नहीं करवाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने दवाई कब छोड़नी है, कम करनी है या क्वांटिटी उसकी रखनी? तो क्या उसके लिए क्या आपकी हिदायत है?
बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये तो एक रेगुलर चेकअप होता है जिसको हम ओपीडी कहते हैं आउटडोर में। ठीक है। उसको हम टाइम देते हैं उसके प्रॉब्लम के मुताबिक, ठीक है। कि कितना उसका प्रॉब्लम एक्यूट था या क्रोनिक प्रॉब्लम था। ठीक है। तो किसी को हर मंथ देखना होता है, किसी को ऐसे भी मरीज हैं जिनको 6-6 महीने बाद देखना होता है। 6 महीने बाद। अच्छा, ऐसे भी मरीज हैं जिनको साल में एक दफ़ा एको करनी होती है। ठीक है। तो वो बुला लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसको तकलीफ कितनी तकलीफ है और कौन सी तकलीफ है दिल की। ठीक क्योंकि है। दिल की सिर्फ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, और भी बहुत सारे डिजीज और हैं। भी मसाइल हैं। वेल्व के प्रॉब्लम भी हैं, कार्डियोमायोपैथीज भी हैं जिसमें आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कार्डिक फेलियर भी है जो ठीक एक है। बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनको हम कई दफ़ा दिल की नर्व्स के प्रॉब्लम्स भी हैं, और दिल के जिस तरह मैंने पहले कहा रेट और रिदम के प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है। तो उनके मुताबिक ही हम पेशेंट को फिर बुलाते हैं। ठीक है सर, एक जनरल आदमी अगर ये समझना चाहे कि मैं अपने दिल के कोई नॉर्मल टेस्ट जो अभी हमें सुन रहे होंगे या कभी भी सुनेंगे, अगर वो ये चाहें कि मैं भी चेक कर लूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है, तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वो ज़रूरी करवा सकते हैं खुद से? देखें जी, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल, जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, वो कम से कम साल में एक दफ़ा तो कराए। इसी तरह फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है। या हीमोग्लोबिन A1C है, ठीक है। ये भी साल में एक दफ़ा कराए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा नहीं करा सकता। ठीक है। और इसी तरह ECG, ठीक है। और स्पेशली पीपल जो अबव 40 ईयर्स हैं, वो ETT होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। वो भी ज़रूर करें, क्योंकि 40 साल से ऊपर ये बीमारी के आने का खतरा बढ़ ज़्यादा जाता खतरा बढ़ जाता है। है। ठीक हो। और ये जिस तरह, और ब्लड प्रेशर चेक, वो तो मॉनिटरिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह मैंने अर्ज़ किया डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किडनी का टेस्ट भी साल में एक दफ़ा अपना करा RFT लें। जिसको हम कहते और CBC भी देख ले कि हीमोग्लोबिन वगैरह तो नहीं कम। ठीक हो गया, यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, ये किस तरह का टेस्ट होता है? एक आम लेमैन अगर समझे, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि रिकमेंड किया होता है इको, लेकिन वो डरते हुए जाते नहीं या करवाते ही नहीं। तो ये क्या टेस्ट है, किस तरह होता है? ये एको यूँ समझें, एक लेग मैन के लिए इट इज़ एन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जिस यानी तरह दिल आप का अल्ट्रासाउंड। पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये दिल का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। तो ये हम उस वक्त करते हैं ख़ास तौर पे ये देखने के लिए, अगर कोई कहता है जी मुझे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार इसको वाकई रहता है, कंट्रोल है या नहीं है, या कितना पुराना है, तो वो एको से भी हमें मालूमात मिल जाते हैं। ठीक है, पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि अगर उसने ऑर्गन डैमेज किया हुआ है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एको पे आ जाएगी। ठीक है। और अगर उसने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है। या उसको ब्लड प्रेशर नहीं है और वो वैसे खाम खा घबराया हुआ है, एक दफ़ा हाई हो गया, 2 दफ़ा हाई हो गया, और वो कहता है जी मुझे दवाई दें, तो एको उसमें मददगार साबित होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह एको हमें ये भी बताएगी, किसी को एंजाइना अगर हो रहा है तो उसी वक्त आ जाता है, तो उसमें भी हम उसके एनालिसिस कर लेते हैं, वॉल्व मोशन। ठीक है। फिर वैल्व्स हैं दिल के अंदर, क्या वैल्व कोई लीक तो नहीं कर रहा या कोई तंग तो नहीं है। फिर दिल के पट्टे हैं, तो एको ये सारा कुछ बताती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, मुदल्लल गुफ्तगू की, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनकी ज़िंदगियां आसान करने में हमारी ये गुफ्तगू एक अहम रोल अदा करेगी। प्रोफेसर डॉक्टर हारून अजीज़ बाबर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? देखिए जी, मेरा बड़ा मुख्तसर सा एक मैसेज है, इसको कहते हैं ना टेक होम मैसेज। सादा ग़ज़ा खाएं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि आपको बीमारी आए क्यों, क्योंकि एक दफ़ा बीमारी शुरू हो गई फिर तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, फिर दवाई भी आप खाएंगे, फिर पैसे भी लगेंगे, फिर आप ऑलवेज़ ऑन द टोज़ होंगे कि जनाब अब मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो कोशिश ये करें कि सिंपल डाइट रखें, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइट जिसमें चर्बी कम से कम हो, और अगर आपने गोश्त खाना चाहते हैं तो वाइट मीट खाएं। एक्सरसाइज जो डेली आपकी है वो कम से कम 30 to 40 मिनट्स की वॉक ज़रूरी हो। नमक कम लें अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। और अपना वेट, अपना वज़न जो है वो कंट्रोल में रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, डाइट का, वज़न का। और सिगरेट बंद करें अगर कोई कर रहा है सिगरेट नोशी, और कोई और कर रहा है तो उससे दूर रहें, उसको समझाएं, नहीं समझता तो आप दूर रहें, क्योंकि आप भी पैसिव स्मोकर बन जाएंगे, आप भी स्मोक इनहेल कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं सारी जिनको आपने देखना है और कोशिश करना है और समझना है। तो ये मेरा टॉप को टेक होम मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने देखा कि दिल की बीमारियों के मुतल्लिक़ा जितनी भी अवेयरनेस थी, जो भी सवाल जवाब हम कर सकते थे, हमने कोशिश की
कि वो सवाल वो जवाब सर से लें, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाला अगर कोई मसला हो या है तो उसको आप किस तरह टाइटल कर सकते हैं। अब सर ने आपको कम्प्लीटली इस सारी चीज़ों पे बता दिया कि टेस्ट कौन से ज़रूरी हैं, प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, एहतियात क्या कर सकते हैं, डाइट क्या लेनी है, लाइफ मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, डाइट हैबिट्स को कैसे चेंज करना है। तो इन सारे मौज़ूआत पर जितनी भी हमने आज गुफ्तगू की है, मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं या कभी भी हमें सुनेंगे, वो कोशिश करें कि अगर उनको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सके और हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो सके। मुझे और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।